उस विचार की ताकत है जिस विचार के लिए लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया उस जमाने में भी, और आज भी वो उसी जीवन को समर्पित करने के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और इसीलिए बहुत मज़ेदार लगता है जब आप, अभी तो मई दिवस में 3 दिन शेष हैं, जब आप जाएंगे और पाएंगे कि वो मई दिवस के दिन, और अखबारों को जब आप टटोलेंगे और उनको टटोलते में जब आप देखेंगे कि भाई क्या है, कुछ मिला कि नहीं मिला, मई दिवस का कहीं पर कोई जिक्र मिला कि नहीं मिला, कोई चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही, शिकागो के शहीदों के बारे में या दूसरे लोगों के बारे में कहीं पर बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कोई खबर नहीं मिलेगी, कोई जिक्र नहीं मिलेगा, कोई शहादत के बारे में बातचीत नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। चुपचाप से आपका जुलूस निकलते रहेंगे पूरी दुनिया भर में। जो इतनी बड़ी घटनाक्रम मैंने आपको बताया, ये सब होता रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपको नहीं मिलेगी वो चर्चा, क्योंकि उनको आपसे डर लगता है। उन्हें लगता है कि एक बार मजदूर के अंदर ये विश्वास पैदा हो गया कि लड़ाई लड़ी जा सकती है और लड़ाई को जीता जा सकता है, तो उसके बाद फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अपने उस शोषण के राज को चला पाना, जिस शोषण के राज को चलाने के लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी भर की पूरी सत्ता की सारी ताकतों को झोंके देते हैं। और इसीलिए वो कभी जिक्र नहीं करेंगे, कभी चर्चा नहीं करेंगे, वो डर खाते हैं। उनके तमाम सारे कॉलम लिखने वाले, उनके तमाम सारे एंकर, न कोई विशेष कार्यक्रम चलेगा। ये उपेक्षा नहीं है, ये कोई मतलब अनदेखा करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये भेड़ियों का रोशनी से डरना है। उन्हें लगता है कि अगर रोशनी फैलेगी तो उनकी जो लूट का, दमन का, शोषण का जो राज है, उस राज को चला पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि मनुष्य, इंसान दुनिया का इकलौता ऐसा प्राणी है जो विचार कर सकता है। और वो केवल विचार ही नहीं कर सकता, बल्कि अपने विचार पर भी विचार कर सकता है। अगर आज से 10 साल पहले उसने एक विचार किया था और उसके बाद अगर परिस्थितियां बदल गई है या परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन हो गया है या परिस्थितियां कुछ नए तरीके का मोड़ ले रही हैं, तो वो अपने विचार पर भी विचार कर सकता है और उसके मुताबिक नए तरीके की कार्यनीति को भी तय कर सकता है, इसलिए कि उसके पास सोचने, समझने और विश्लेषण करने के औजार हैं। इनके जरिए वो खारिज भी कर सकता है, इनके जरिए वो चुनने का काम भी कर सकता है। इसलिए ये जो मैंने आपको मई दिवस का एक भावनात्मक पहलू बताया कि वो पूरी दुनिया को एकजुट करता है, पूरी मनुष्यता को प्रेरित करता है, पूरी मानव समाज को जो अरबों की संख्या में है उनको एक होने का एहसास दिलाता है। लेकिन चूँकि हम विचारवान हैं, चूँकि हम मनुष्य हैं और चूँकि हमारा विचार ही हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम अपने विचार की भी समय पर समीक्षा करते रहें, समय समय पर उसको देखते रहें कि कहीं वो पुराना तो नहीं पड़ गया। उसी आधार पर हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि क्या सचमुच में 1886 की जिस मांग को लेकर वो मजदूर लड़े थे, वो आज भी लड़ाई कायम है क्या? वो 2024 में भी उतनी महत्वपूर्ण है क्या? ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ पर कहा जाता है विकास हो गया, विकास हो गया, विकास हो गया, वैसे ही मजदूरों का भी बहुत ज़्यादा विकास हो गया था और जितने भी भेड़िए थे वो भी काफ़ी शाकाहारी टाइप के हो गए हैं और अब उस जमाने का शोषण नहीं है और शिकागो की हे मार्केट की बात अलग है। क्या ऐसा हो गया क्या? हिंदुस्तान में क्या हुआ इसके बारे में तो अपन लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अपन पूरी दुनिया पर एक सरसरी नज़र को डालकर देख लेते हैं कि ये मई दिवस कहीं हमारी आदत तो नहीं हो गया कि हम मना रहे हैं। दुनिया बदल गई है लेकिन इसके बाद भी हम लोग पहले से मना रहे हैं, अब भी मना रहे हैं। नहीं, 1 मई 1886 को शिकागो के मजदूरों ने क्या किया? उन्होंने पूंजी की, मुनाफे की हवस को बेनकाब किया था।
उन्होंने उसको इतना ज़्यादा, मतलब वो उसका जो मूल्यांकन विचार के रूप में, अध्ययन के रूप में मार्क्स ने, एंगल्स ने किया था, उन्होंने उसको व्यवहार में लाकर दिखाया था कि ये किस तरीके का शोषण होता है और ये शोषण कितना भयावह होता है, कितना निर्लज्ज और निर्मम होता है। आज भी वो अनेक रूपों में जारी है। हम उसकी केवल 2 मिसालें यहां पर ले रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय रूप से। एक छोटा सा देश है जिसका नाम है फिलिस्तीन, बहुत ही छोटा। उसे उसका एक ऐसे देश ने जो 1947 1948 के पैसे था ही नहीं, उस इजराइल ने लगभग पिछले 75-76 सालों में दबोचते, कुचलते, मिटाते हुए आज इस स्थिति में पहुंचा दिया गया कि एक छोटी सी पट्टी में, गजा पट्टी में रह गया। वहां पर लगातार 7 अक्टूबर से बमबारी जारी है। अस्पतालों पे बम फेंके जा रहे हैं, स्कूलों पर बम फेंके जा रहे हैं। रेड क्रॉस के भी जो राहत के वाहन जा रहे हैं, उन राहत के वाहनों पर भी बम फेंके जा रहे हैं। पानी भी नहीं पहुंचने देंगे, ईंधन भी नहीं पहुंचने देंगे, भोजन भी नहीं पहुंचने देंगे। एक दुष्ट देश है जिसका नाम है इजराइल। हालांकि ये उसकी अपनी हैसियत नहीं है, उसकी औकात नहीं है, लेकिन उसके पीछे महादुष्ट देश अमेरिका है और उसके जितने भी साम्राज्यवादी गुर्गे हैं वो। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक के हमलों में 33,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। 33,000, 33,000। इनमें आधे से ज्यादा बच्चे हैं, महिलाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो दुनिया भर के तमाम सारे देशों को एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहे, इसके लिए एक संगठन के रूप में तैयार किया गया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, ताकि दुनिया को दोबारा से इस तरीके की खतरनाक लड़ाइयों का सामना न करना पड़े। संयुक्त राष्ट्र संघ 1948-49 से लेकर आज तक सैकड़ों प्रस्ताव पारित कर चुका है और 7 अक्टूबर 2023 जब से ये युद्ध चल रहा है तब से भी 20 प्रस्ताव पास कर चुका है कि युद्ध रुकना चाहिए, युद्ध गलत हो रहा है, इजराइल गलत कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी युद्ध नहीं रुका, हमला अभी तक जारी है, लोग मारे जा रहे हैं। दुनिया भर के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही दुनिया के 112 देशों में एक साथ लाखों लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया। इस 1 मई के दिन भी पूरी दुनिया भर में फिलिस्तीन वाले सवाल को उठाया जाएगा। मैंने एक उदाहरण दिया कि उस छोटे से देश के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। एक और लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, उसको भी 3 साल हो गए और उस लड़ाई को शांत करने की बजाय उस लड़ाई को भड़काने के लिए दुनिया का जो स्वयंभूत दरोगा है, भेड़ियों का दरोगा जिसका नाम अमेरिका है, वो अभी तक उसमें $75 अरब का आग झोंक चुका है। इन दोनों लड़ाइयों की वजह क्या है? इनकी जो माइन्यूट डिटेल्स है उनमें नहीं जाते हम, इनकी जो ब्रॉड डिटेल्स है वो क्या है, इसके पीछे चलने वाला मुख्य कारण क्या है? इसके पीछे चलने वाला मुख्य कारण ये है कि दुनिया के जो पूंजी के डायनासोर हैं, जो समाजवादी दुनिया के कमजोर होने के बाद से अब पूरी दुनिया पर अपने राज को, अपने वर्चस्व को कायम करना चाहते हैं, वो इन युद्धों के जरिए फिलिस्तीन पर हमला इसलिए कर रहे हैं ताकि फिलिस्तीन को नेस्तनाबूद करके वो उस पूरे के पूरे इलाके पे, पश्चिम एशिया के इलाके पर जहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा पेट्रोल पाया जाता है, फ्यूल पाया जाता है, उसके संसाधनों पर कब्जा कर सकें, जैसे इराक पर उन्होंने किया। वो अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम कर सके। यूक्रेन की लड़ाई को हवा देना चाहते हैं वो इसलिए ताकि वो जो दुनिया में अभी अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ जो दूसरी बड़ी ताकत उभर रही है, जो उसका पिट्ठू बनने के लिए तैयार नहीं है, ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी की तरह से, ऐसी दोनों ताकतों में से एक ताकत है रूस, एक ताकत है चीन। एक एक करके उनको भी निपटा सके ताकि दुनिया को उन्हें एक ध्रुवीय बनाने में किसी भी तरीके का बाधा न हो। लोग मारे जा रहे हैं,
और अमेरिका और दूसरे साम्राज्यवादी देशों की जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं वो अरबों डॉलर का मुनाफा कमा रहे हैं। ये युद्ध है जो पूंजी के मुनाफे की हवस की वजह से आज पूरी दुनिया भर पे थोपे जा रहे हैं। इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिन, वो 251 देशों में निकलने वाली मई दिवस की रैलियां इन तमाम सारे युद्धों को भी बंद करने की मांग करेंगी, क्योंकि इन युद्धों में जो मारा जाता है वो किसी न किसी मजदूर या किसान का ही बेटा होता है। मेहनत कशों के बेटों को ही आपस में लड़वाया जाता है ताकि ऊपर बैठी हुई हथियार बनाने वाली कंपनियों की और कॉरपोरेट कंपनियों के मुनाफे की जकड़न से पूरी दुनिया को जकड़ा जा सके। एक और युद्ध है जो पूरी मानवता के खिलाफ चल रहा है, और समाजवादी देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया के सारे देशों में जारी है। वो युद्ध क्या है? लोगों की रोजी रोटी को छीनना, लोगों की रोजी रोटी को छीनकर अपने मुनाफे को बढ़ाना। और इस दौरान जो तथाकथित विकसित देश है, जिन्हें पूंजीवाद का स्वर्ग कहा जाता है, उन पूंजीवाद के स्वर्ग माने जाने वाले देशों में भी ये युद्ध गरीबों के खिलाफ, जनता के खिलाफ जो युद्ध है वो तेजी के साथ में बढ़ा है। चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, ये जितने भी विकसित पूंजीवादी देश हैं उन सारे विकसित पूंजीवादी देशों में गरीबी बढ़ी है। अमेरिका के 1/4 लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, फूड कूपन्स पर अपनी जिंदगी काटने के लिए मजबूर हैं। और जैसे नरेंद्र मोदी जी दुनिया की तीसरी और 5वीं और पता नहीं कौन सी विकसित अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, उसके लिए खुद उनकी पार्टी ये दावा करती हुई आती है कि वो 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं और आने वाली 5 सालों तक भी देते रहेंगे। 5 किलो अनाज में कितनी जिंदगी कटती है आप लोग अच्छी भांति से जानते हैं। ये कहाँ गई रोटियां, ये कहाँ गया भात, ये कहाँ गई चावल, कहाँ गई दाल? ये वो चीज है जिन संसाधनों पर कब्जा करके आज उन्होंने न केवल विकसित पूंजीवादी देशों की भी जनता को उसके मानव के जीवन के जीने के अधिकार से वंचित कर दिया है, बल्कि जो अविकसित देश है और जो तथाकथित विकासशील देश है वहां पर तो ये महामारी बन गई है। क्यों हुआ ये अनायास नहीं हुआ। जो मई दिवस के शहीद थे उन्होंने जो भाषण दिए अदालतों में, जब उन पर मुकदमा चला था और उनको फांसी हुई, या उसके पहले पूरी दुनिया भर के पूंजीवाद का विश्लेषण करके मार्क्स ने जो बात कही है इस रहस्य को खोजती है कि ये क्यों हो रहा है। ये अनायास नहीं हो रहा, ये हो रहा है इसलिए कि मुनाफे को ही एकमात्र लक्ष्य मानकर जो जघन्य प्रणाली जिसका नाम पूंजीवाद है वो काम कर रही है। उसका ये मूल स्वभाव है, ये वो नरवक्षी स्वभाव है जो स्वभाव पूंजीवाद के रहते हुए कभी समाप्त हो नहीं सकता। लगभग 157 साल हो गए कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल, पूंजी के नाम से हम उसको जानते हैं। उसमें उन्होंने पूंजीवाद के काम करने की तरीकों की बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या की थी। उनके एक दोस्त थे जो एक कारखाने में मजदूर भी थे और मजदूरों के नेता भी थे, उनका नाम था T.J. डनिंग। उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी कि आप पूंजीवाद का अध्ययन कर रहे हो और किस तरीके से ये मुनाफे के लिए काम करती है, आप इसके बारे में लिख रहे हो, तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। और वो चिट्ठी उन्होंने अपनी किताब में मार्क्स ने उसको उद्धृत किया, कोट किया। उन्होंने लिखा था कि जैसे जैसे मुनाफा बढ़ता जाता है पूंजी की हवस और ज्यादा ताकतवर होती जाती है, संतोष नहीं मिलता। 1000 करोड़ के बाद 10,000 करोड़ चाहिए और 10,000 करोड़ के बाद 10 लाख करोड़ चाहिए और 10 लाख करोड़ के बाद 10 अरब करोड़ चाहिए। वो हवस कभी बुझती नहीं है। उस मजदूर ने लिखा कि ये 10% मुनाफे के लिए कहीं भी चली जाती है, 20% मुनाफा हो तो इसकी बाँछें खिल जाती है, इसकी खुशी का कोई निशाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं रहता। और 50% के लिए तो ये कोई भी दुस्साहस कर सकती है। 100% मुनाफे के लिए ये मानवता के सारे नियम कायदों को कुचल सकती है
और अगर कहीं 300% मुनाफे की संभावना हो जाए तो ये कोई भी अपराध ऐसा नहीं है जिसे करने की जोखिम उठाने से चूक है। अगर उसके मालिक की गर्दन भी दांव पर लगानी पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहती है, लेकिन वो मुनाफे के लिए और बांटती है। वो मनुष्यता के प्रति अपराध करती है। मुनाफा बढ़ना चाहिए किसी भी तरीके से। हम देखते हैं मानव इतिहास में ये जो तस्करियां हुई, ये जो बच्चियों की जो तस्करियां होती हैं, ये मनुष्यों की जो तस्करियां होती हैं, या एक सैकड़ों वर्षों तक इस पूरे के पूरे समाज में एक प्रथा विद्यमान रही जिस प्रथा का नाम था गुलामी। दासों की मंडी लगती थी, दास भर भर के लाए जाते थे अमेरिका से, अफ्रीका से, और इन तथाकथित उस जमाने के समृद्ध देशों में जानवरों की तरीके से बेचे जाते थे। ये सब कुछ हुआ, ये इतिहास की बात है। लेकिन ताजे इतिहास में हम लोगों ने देखा कि अभी ये जो कोरोना की महामारी आई थी, उस कोरोना की महामारी में क्या हुआ, उसमें भी हमने ये देखा कि उसमें भी इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमत थी मुनाफे की, और मुनाफे में दलाली की। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं, उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये भी मालूम पड़ा है कि कोरोना की जो दवाइयाँ बनी थी, कोरोना के जो टीके बने थे, जिन कंपनियों को उसके लिए पूरा का पूरा किसी भी कीमत पर बेचने के लिए छूट दी गई थी, उन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा दिया है। मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लोग मारे जा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, कोई बात नहीं है, कंपनी का मुनाफे में से उनकी होनी चाहिए। और यही बात है कि हम नहीं मानते कि 1886 के बाद दुनिया कोई बेहतरी की ओर बढ़ी है, बल्कि पूंजीवाद और ज़्यादा उच्छृंखल होकर और ज़्यादा अपने दांत पैने कर बदतरी की ओर समाज को ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिसका मुकाबला पूरी दुनिया की मेहनतकश कर रहा है। ये विडंबना का समय है, आयरोनी का समय है। ये नायकों को हटाकर प्रतिनायकों और खलनायकों को राज्यारोहण करने का समय है। कैसे कैसे नमूने हैं जो दुनिया के तमाम सारे देशों के हुकूमतों में बैठे हुए हैं। अपनी जनता की परवाह नहीं है, बस किसी भी तरीके से उनका राज में चल रहा है। और हमारे देश की तो पूछिए ही मत। हमारे यहाँ तो जैसे भेड़ियों की बहार का समय है। राज्य की सरकारों में भी बैठे हैं, केंद्र की सरकार में भी बैठे हैं, सारे मीडिया पर कब्जा किए बैठे हैं, सारे तंत्र पर कब्जा किए बैठे हैं, और उसी पुराने राज को लाने की कोशिश कर रहे हैं जिस राज के खिलाफ 1886 में लोग लड़े थे। हरियाणा के आसपास दिल्ली की बॉर्डर पे जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिन्हें बड़ा हब घोषित किया गया, क्या हालत है? मारुति के मजदूर किस बात को लेकर लड़े थे? क्या हालत है उनकी? 1886 में मजदूर लड़ा था कि 8 घंटे काम का दिन होना चाहिए। क्या आज 8 घंटे काम का दिन है नोएडा में, फरीदाबाद में, गुड़गांव की बहुत सारी फैक्ट्रीज में, देश की सारी फैक्ट्रीज में 8 घंटे काम का दिन है? 10-10, 12-12 घंटे काम कराया जाता है। तो वो दिन दोबारा से लौट कर आ रहे हैं, और उस दिन को लाने के लिए ये जो मैंने कहा ना, भेड़ियों की बहार का समय है। इस भेड़ियों की बहार के समय में फिर रास्ता क्या है? हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं जिनका नाम था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उन्होंने भेड़ियों पर ये कविता लिखी, और वो कविता इस भेड़ियों की बहार के समय में पढ़ने और उसे याद करने और उसे अमल में लाने की सख्त आवश्यकता है। कविता थोड़ी सी लंबी है, मैं केवल उसके 2 अंश आपके बीच में सुना रहा हूं। वो लिखते हैं कि भेड़िए की आंखें सुर्ख है लाल, भेड़िए की आंखें सुर्ख है, उसे तब तक घूरो जब तक तुम्हारी भी आंखें सुर्ख न हो जाए। और तुम कर भी क्या सकते हो? जब भेड़िया तुम्हारे सामने हो तो तुम और कर भी क्या सकते हो? यदि तुम मुंह छिपाकर भागोगे तो भी तुम उसे अपने भीतर उसी तरह खड़ा पाओगे, यदि बच पाए तो। भेड़िए की आंखें सुर्ख है, अपनी आंखें सुर्ख बनाओ। सर्वेश्वर लिखते हैं कि भेड़िया गुर्राता है,
तुम अपनी मसाले जलाओ। भेड़िए और तुम में एक बुनियादी फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि भेड़िया मशाल नहीं जला सकता। अब तुम मशाल उठाओ, भेड़िए के करीब जाओ, भेड़िया भागेगा, करोड़ों हाथों में मशाल लेकर एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो, सारे भेड़िए भागेंगे। यही रास्ता है। उस भेड़िए की आंखें सुर्ख है, उससे मुनाफा दिख रहा है हर चीज। उसे पोषण आहार के काम में, पुण्य काम में, इंसानियत को अकाल मृत्यु में के मुंह में जाने से रोकने के एक महान काम में लगी हुई आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं में भी मुनाफा दिख रहा है उस भेड़िए को। आशा कार्यकर्ताओं में भी एक मुनाफा दिख रहा है। वो अपनी सुर्ख आंखों से उस मुनाफे की ओर भागना चाहता है, उससे लपकना चाहता है, और रास्ता वही है जो रास्ता 1886 में 1 मई को शिकागो के मजदूरों ने उठाया था। 8 घंटे की उनकी जो मांग थी, वो दरअसल केवल 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन की बात नहीं थी, बल्कि वो उस मुनाफे पर चोट थी, और मुनाफे पे हमारा हिस्सा होना चाहिए, इसकी मांग थी। और इसे लड़ने के लिए अपनी जान देने वालों के नाम थे अल्बर्ट पार्सन्स, जिन्हें फांसी दी गई, ऑगस्ट स्पाइस, जिन्हें फांसी दी गई, सैमुअल फील्डन, जिन्हें फांसी दी गई, ऑस्कर नीबे, माइकल स्वाब, जॉर्ज एंगेल, एडोल्फ फिशर और लुइस लिंक्स। इनमें से 2 लोग ऐसे थे जो जेल में मारे गए, जेल में जिनकी मौत हो गई। उन्हें ये भ्रम नहीं था कि 8 घंटे की काम की जगह की मांग जो है वो पूंजीवाद को ख़त्म कर देगी, लेकिन उन्होंने अपनी शहादत के जरिए पूरी दुनिया भर को ये सबक दिया कि अगर मुनाफे की हवस पर हमला करते हुए हम अगर इस ओर बढ़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम एक ऐसी लड़ाई की ओर भी बढ़ सकते हैं जो लड़ाई इस पूरे के पूरे निज़ाम को बदलते हैं। और यही वजह है साथियों कि 1 मई को हम दुनिया भर के मेहनतकशों की राजनीतिक कार्रवाई का दिन मनाते हैं। वो दिन केवल बोनस की, भत्ते की, वेतन वृद्धि की मांग करने वाला दिन नहीं होता, वो भी मांगे जाते हैं, उसके लिए तो लड़ाई चलती रहती है। लेकिन वो दिन इस पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करके समाजवाद को कायम करने का संकल्प लेने का दिन होता है, और इस दिशा में हम आगे कितना बढ़े हैं इसके बारे में समीक्षा करने का होता है, उसका हिसाब किताब करने का होता है, और आगे के दिन के मंसूबे बनाने का होता है। क्या ये संभव है? चारों तरफ तो भेड़िए बैठे हुए, वो बदल देते हैं, कभी खट्टर की जगह सैनी को ले आते हैं, कभी शिवराज सिंह चौहान की वजह से किसी उसका नाम ही याद नहीं हो पाया है, कोई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ले आते हैं, कभी किसी की जगह किसी को ले आते हैं, नाम बदल देते हैं, व्यक्ति बदल देते, भेड़िया बदल देते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता। क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन ही नहीं है, बल्कि आसान भी है। इसका स्थायी समाधान है कि ये जो बीमारी की जो जड़ है वो जो उस प्रणाली को ही खत्म किया जाए, ऐसी सामाजिक प्रणाली को लाया जाए जिस प्रणाली में मुनाफा ही ईश्वर नहीं होना चाहिए, जिस प्रणाली में लोगों को अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि विकास और प्रगति, प्रकृति और इसकी जितनी भी अनमोल कृति है, प्रकृति है, और प्रकृति की सबसे अनमोल कृति है मनुष्य, उनको कुचलना, रौंदना, लूटना और धन संपदा इकट्ठा करना ये बड़े होने का प्रतीक नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर होगा कि एक ऐसे नए समाज को कायम किया जाना चाहिए। क्या ये संभव है? यस। 3 काम करने होते हैं बस। पहला काम करना होता है शोषण के खिलाफ लगातार लड़ाई। पूंजी और श्रम का ये जो द्वंद्व है, उसमें जो मुनाफा हमने पैदा किया है, जो संपत्ति हमने पैदा की है, उसमें हमें अधिकतम मिलना चाहिए, और यही धीरे धीरे चलते चलते पूंजीवाद से उसके मुनाफे के हिस्से को कमज़ोर करती है। ये लड़ाई पूंजीवाद की सनातन लड़ाई है। मजदूर मांग करता है, मेहनतकश मांग करता है, मेहनत करने वाला मांग करता है कि उसका हिस्सा